अब है इसमें 198, 198। इसमें क्या है कि सुविधाओं के रखरखाव का उत्तरदायित्व लेना। इसमें जो भी व्यक्ति है, जो भी एजेंसी है, यदि कोई, तो इसमें जो सुख सुविधा है, जो भी उसमें सुख सुविधाएं है उस कॉलोनी में, या जो स्कीम्स है, जो डेवलपर है या जो एजेंसी है, कोई भी एजेंसी है, वो ये उस कॉलोनी का विकास कर रही है या उसको डेवलप कर रही है, तो उसमें क्या होगा कि जब नगर पालिका तब तक कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी जब तक कि उसमें सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा दी गई हों। सारी जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं करा दी गई, तब तक उसका कोई उत्तरदायित्व नगर पालिका नहीं लेगी। साथ में जो कॉलोनी डेवलप की गई है, जो भी कॉलोनी स्कीम बनाई गई है, उस कॉलोनी या स्कीम को जो निर्माण किया गया है या डेवलप किया गया है, उसके संबंध में क्या होगा कि वो इस नियम या अधिनियम और जो नियम बायलॉज बने हुए हैं उनके अनुसार उसको विकसित किया गया है या नहीं, ये भी दोनों बातें देखने के बाद ही कोई भी नगर पालिका उसमें उत्तरदायित्व लेगी। और नगर पालिका जब देखेगी कि भाई इस प्रकार से नगर पालिका निरीक्षण करेगी कि जो भी सुख सुविधाएं जो बताई गई हैं, जो भी उसमें इस नगर पालिका के जो नियम या उपनियम जो विधियां जो बनी हुई हैं उनके अनुसार कॉलोनी को विकसित किया गया या नहीं किया गया, स्कीम को विकसित किया गया नहीं किया गया है, तो उसकी निरीक्षण करने के उपरांत उसको लगता है कि इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, सुधार करने की आवश्यकता है, तो फिर क्या होगा कि वो उससे सुधार करने की अपेक्षा करेगी नगर पालिका। और वो यदि सुधार नहीं करता है, उन जो कमियां बताई गई उन कमियों को यदि वो सुधार नहीं करता है, तो फिर उस व्यक्ति को जिसने ये कॉलोनी विकसित करी है या जो स्कीम विकसित करी है, डेवलप की है, उसको कुछ चार्जेस का भुगतान करना पड़ेगा। जो कमियां नगर पालिका ने बताया उस चार्जेस का पेमेंट नगर पालिका को करना पड़ेगा। नगर पालिका को पेमेंट करने का नगर पालिका उसमें जो भी कमियां बताई थी उसको सुधार करेगी। सुधार करने के उपरांत ही नगर पालिका उस कॉलोनी को लेने के लिए उत्तरदायी होगी, तभी नगर पालिका उसको उस कॉलोनी या स्कीम को लेगी, अन्यथा वो नहीं लेगी। ये इसमें धारा 198 प्रोविजन, ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया। जैसे जैसे हमने ये कॉलोनी थी, उस कॉलोनी को मतलब डेवलपर ने जो विकास करता था उसने क्या हुआ, कॉलोनी विकसित करके वो नगर पालिका को संभालने के लिए आया। उसने कहा कि कॉलोनी आपको हैंड ओवर करना चाहते हैं या स्कीम जो है उस आपको हैंड ओवर करना चाहता है। तो हमने क्या किया है, जो हमारा प्राधिकरण यानी एक्सचेंज से हमने कहा कि भाई आप इस कॉलोनी का पूरा निरीक्षण कर लें कि ये अपने जो बायलॉज हैं, जो नियम बने हुए हैं या जो इस अधिनियम के जो प्रावधान है उन प्रावधान के अनुसार विकसित की गई कि नहीं की गई, पहली नंबर वो। दूसरा वो ये भी देखे कि जो इसमें सुख सुविधाएं बताई गई हैं वो सुख सुविधाओं को विकसित किया गया कि नहीं किया गया है। ये सब चीजें उसको देखने के लिए मैंने उनको भेजा कि इस प्रकार से ये सुख सुविधाएं देख लें, या इस प्रकार से जो भी इसमें ये देखे कॉलोनी का जो विकसित की गई है वो नगर पालिका के नियम उपनियम जो भी बने हुए उनके प्रावधानों के अनुसार बनाई गई है या विकसित की गई है नहीं की गई, ये सब देखने के लिए भेजा। तो उसने कहा कि साहब इसमें कुछ कमियां हैं, तो कमियों को सुधारने के लिए हमने उसको बता दिया कि भाई ये इसमें कमियां दूर करोगे इसके तभी हम इसके कॉलोनी को हैंड ओवर करेंगे, अन्यथा हम कॉलोनी तब तक नहीं लेंगे, ये हमने। तो उसने फिर कमियां सुधारने के लिए कोई जो भी उसने ये कहा उस विकासकर्ता ने कि साहब इसमें जो भी कमियां हैं आपने जो बता रहे हो, आपका जो एक्शन बता रहा है, तो वो कमियां दूर करने के लिए हम जो आप चार्जेस कितने चार्जेस हमको जमा कराने पड़ेंगे। तो हमने जो चार्जेस बताए वो चार्जेस नगर पालिका में जमा करा दिए, उसके पश्चात हमने उस कमियों को दूर करते हुए कॉलोनी को हैंड ओवर कर लिया। ये इस प्रकार का मैंने आपको बताया। इसमें ये जो और सुख सुविधाओं से मतलब क्या है, यानी जो सुख सुविधाओं से मतलब क्या है, ये अपने जो परिभाषाएं है ना, परिभाषाओं के अंतर्गत भी मतलब इसका बताया गया था किस प्रकार से सुख सुविधा में जैसे है
कि उद्यान का निर्माण, उद्यान, पार्क का निर्माण, इसी प्रकार से सड़क, ड्रेनेज, सीवरेज, पुल, ये जो इसमें जैसे सफाई की व्यवस्था और पब्लिक वर्क्स, एंड सो ऑन, यानी ऐसे और भी सुविधाएं हो सकती हैं, जैसे जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, इस प्रकार के जो ये प्रावधान है ये सब ये सुख सुविधाओं के अंतर्गत शामिल है। ये मैंने आपको कुछ उदाहरण बताया कि वह क्या क्या इसमें हो सकते हैं। अब अपन इसके बारे में, अब इसमें आपको जो मैं आपको ये बता रहा था, देखता भी अब एक सारण का बारे में से और अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो इसी जो ई और आर का जो मेंटेनरशिप जो प्रोग्राम है वो एसीएफ संस्थान ने अपने 29 में तैयार किया है, और वो क्या 1 नवंबर से स्टार्ट होगा। इसमें हमने मतलब जो भी है टोटल हमने 65 टेस्ट रखे हैं, और 50 तो डेली टेस्ट होंगे और वीकली होंगे 10, और 5 होंगे फुल पेपर। इस प्रकार से ये प्रोग्राम बनाया गया है। इसमें इसलिए आप इससे जुड़े रहें और इसको आप लगातार इसमें कंसिस्ट रूप से बने रहें। लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि भाई आप लोगों का इसमें जो ये परीक्षा है ई और आरओज की, उसमें मतलब हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। यानी इससे आप जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से हम ये कहते हैं कि निश्चित रूप से आप लोगों का सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है। इसमें दोनों पार्ट है, जैसे ए और बी दोनों पार्ट लिए जाएंगे, ए पार्ट भी लिया जाएगा और बी पार्ट भी लिया जाएगा। इसमें आपको सबसे जो जरूरी है वो आप टिके रहना बहुत जरूरी है। यानी इसमें टिके रहना बहुत जरूरी है आपके लिए। एक मतलब एक चुनौती है। इस प्रकार से ये जो कार्यक्रम, जो हमने जो विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है, ये एक आपके लिए रामबाण अवधि का काम करेगा। इसमें हमने आपको बता दिया मैंने कि डेली प्रैक्टिस टेस्ट होंगे और साथ में जो वीकली टेस्ट होंगे। वीकली टेस्ट के माध्यम से आपकी जो प्रगति है उसके बारे में समय समय पर उसका मूल्यांकन किया जाएगा, उसकी समीक्षा की जाएगी, किस प्रकार से आप लोग इसमें सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये उसका मूल्यांकन किया जाएगा, उसकी समीक्षा की जाएगी। साथ में जो डेली टास्क दिया जाएगा आपको, भाई कितने पार्ट का कितना पार्ट आपको आज पढ़ना है, पार्ट का कितना कौन कौन सी धाराएं आपको पढ़नी है, या कौन कौन से नियम देखने, कौन कौन सी योजनाएं आपको देखनी है, टोटल स्टडी आपको कंप्लीट कराई जाएगी। साथ में इसमें वीकली टेस्ट भी लिए जाएंगे और फुल पेपर टेस्ट भी लिए जाएंगे, और ये दोनों माध्यम से होगा, यानी इंग्लिश भी होगा, हिंदी भी होगा। ये सारी चीजें आपको अभी तो ये मैंने आपको बहुत ब्रीफ में बताया है। डिटेल्ड में तो हम इसकी जब इसका पूरा जब आप इसका करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से लगेगा कि हमने आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया है जो वैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया है, इस प्रकार से, ताकि हम क्योंकि हमारा जो लक्ष्य, हमारा जो उद्देश्य है, यानी एसीएफ क्लासेस का ये उद्देश्य है कि आप लोग इसमें 100% रूप से आपका सिलेक्शन हो। इसका जो भी शेड्यूल होगा हम इसके अलग से डिटेल में एक वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध कराएंगे। साथ में जो भी जैसे आपको क्या क्या फर्स्ट दिन मतलब पहले दिन में आपको क्या पढ़ना होगा, पहले दिन में आपको क्या पढ़ना होगा, दूसरे दिन आपको क्या पढ़ना होगा, तीसरे दिन आपको क्या पढ़ना होगा, कौन कौन सी धाराएं पढ़नी पड़ेगी। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों साथ साथ चलेंगे। यानी पार्ट ए में भी आपको क्या क्या पढ़ना होगा, पार्ट बी में क्या पढ़ना होगा, और उसमें कौन कौन सी, इसी प्रकार से पूरा एक सप्ताह का जो प्रोग्राम है वो बताया जाएगा। फिर 1 सप्ताह के बाद में उसका टेस्ट लिया जाएगा, वीकली टेस्ट होंगे। वीकली टेस्ट के बाद में इस प्रकार से लगातार ये कंटिन्यू ये प्रोग्राम चलेगा। और इस प्रकार से हमारा ये जो प्रोग्राम है आपका लगभग 100 दिन का प्रोग्राम है। 100 दिन का प्रोग्राम है, इसमें आपको सारी टोटल जो आपके हैं इसमें आप पूरा जो सिलेबस है, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कंप्लीट किए जाएंगे, और आपको पूरा कंटेंट उपलब्ध किया जाएगा। डिटेल्ड में पूरा कंटेंट उपलब्ध होगा। ये इस बात पूरा प्रयास किया जा रहा है कि पूरा जो हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य यही है कि आप लोगों का इसमें सिलेक्शन 100% रूप से हो। ये आपको मैंने बता दिया है कि किसी भी विधि में किसी बात को नगर पालिका किसी प्रादेशिक किसी भी स्कीम कॉलोनी में उपलब्ध
कराएगी सुख सुविधाओं का रखरखाव, यानी उनका मेंटेनेंस करने का उत्तरदायित्व तब तक नहीं लेगी जब तक कि ऐसी सुख सुविधाओं की योजनाएं जो हैं, विनिर्देश जो हैं, उसके डिजाइन है, उनका जो समस्त रिकॉर्ड यानी टोटल रिकॉर्ड नगर पालिका को प्रस्तुत नहीं कर दिया गया तब तक। एक तो पहला तो क्या होगा, वो व्यक्ति जो भी जिसने कॉलोनी डेवलप की है, स्कीम जो डेवलप की है, उसके द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा जितने भी रिलेवेंट रिकॉर्ड है उससे संबंधित, यदि कोई प्लान है या कोई स्पेसिफिकेशन या डिजाइन है या अन्य जो सुख सुविधाएं उसके बारे में उसको नगर पालिका को सब उसको प्रस्तुत न कर दिया जाए, नंबर 1। दूसरा, ये मैंने आपको बता दिया भाई क्या किस प्रकार से वो ये लेगा। दूसरी ऐसी सुख सुविधाएं हैं जो किसी भी विधि के प्रावधानों के अनुसार विकसित न की गई हो। यदि उसने जो किसी भी विधि, चाहे कोई भी विधि हो, उसके प्रावधानों के अनुसार उसने विकसित नहीं करी हो तो नगर पालिका उसका रखरखाव का उत्तरदायित्व नहीं लेगी। लेकिन मैंने आपसे बताया था कि यदि नगर पालिका फिर क्या होगी, उसको जो उसने जो रिकॉर्ड प्रस्तुत किया है या जो सुख सुविधाओं के बारे में बताया है तो उसका निरीक्षण करेगी, और निरीक्षण करने में यदि वो नगर पालिका ये प्राप्त पाया जाता है कि सुख सुविधाओं में निर्माण में कोई कमियां हैं तो उनको सुधारने के लिए कहा जाएगा। यदि वो व्यक्ति जिसने कॉलोनी विकसित करी है, विकास करता, डेवलपर, बिल्डर जो भी है, उसने जो ये कॉलोनी डेवलप की है, विकसित की है, वो यदि किया तो अपने खर्चों पे सुधारेगा उनको जो कमियां नगर पालिका द्वारा बताएगी। यदि वो नहीं सुधारता है तो नगर पालिका को उस कमी को सुधारने के लिए जो नगर पालिका ने बताई है उन पर सुधारने के लिए चार्जेस का भुगतान करना होगा, तब नगर पालिका ऐसी सुख सुविधाओं के रखरखाव को उत्तरदायित्व आरंभ कर सकेगी, अन्यथा नगर पालिका ऐसे उसमें रखरखाव का उत्तरदायित्व नहीं लेगी। ये आपको धारा 198 में बताया। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से सुख सुविधा में क्या क्या है, जैसे सड़कें हैं, पुल हैं, या कम्युनिकेशन के कोई भी साधन है, परिवहन मार्ग हैं, खुले स्थान है, उद्यान है, मनोरंजन के पार्क है, खेल के मैदान है, जल गैस विद्युत से संबंधित कोई आपूर्ति संबंधित कोई है, या ऊर्जा के स्रोत है, लाइटिंग व्यवस्था है मार्ग में, इसी प्रकार से ड्रेनेज है, सफाई है, पब्लिक वर्क्स है या सीवरेज है, ये सब इसमें सुख सुविधाओं के अंतर्गत शामिल है। ये इस परिभाषा आपको, जैसे मैंने आपको बताया था जब अध्याय 2 अध्ययन करा रहे थे, तब मैंने कहा था कि परिभाषाओं का एक चैप्टर है, परिभाषाओं जब जहाँ ये शब्द आएंगे वहाँ इसका मैं एक्सप्लेन करेंगे, यानी आपको। तो ये एक सुख सुविधाओं से तात्पर्य क्या है, ये मैंने आपको बताया। सुख सुविधाओं से तात्पर्य ये है। अब धारा 199 है। धारा 199 में क्या है कि अन्य अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनी का सौंपा जाना या उनको ग्रहण किया जाना। नगर पालिका कब जो अन्य एजेंसी, जैसे मान लीजिए जेडीए हाउसिंग बोर्ड है, या यूआईटी है, इस प्रकार से जो अन्य एजेंसी हैं, जो अन्य अभिकरण हैं, अन्य जो संस्थाएं हैं, यदि वो कोई कॉलोनी विकसित करती हैं, जैसे जयपुर में जेडीए कॉलोनी विकसित करता है, फिर कॉलोनी विकसित करने के बाद फिर वो नगर निगम जयपुर को सौंपता है। तो इसमें यहाँ जयपुर में जेडीए ने जो भी कॉलोनी विकसित करी है वो सब नगर निगम जयपुर को विकसित करने के उपरांत नगर निगम जयपुर को सौंपता है, और नगर निगम फिर उसके कॉलोनी को जब टेक ओवर कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तब उस नगर निगम की जिम्मेदारी बन जाती है उसमें जो भी सफाई की व्यवस्था है या जो भी लाइटिंग की व्यवस्था है, जो भी है वो सब फिर नगर निगम की जिम्मेदारी बन जाती है। तो ऐसे ही हाउसिंग बोर्ड है, ऐसे ही यूआईटी, पहले यूआईटी थी जयपुर में, यूआईटी के बाद जेडीए बना है, लेकिन अन्य कुछ शहरों में यूआईटी आज भी बनी हुई, जैसे अलवर है, गंगा सवाई माधोपुर है, पाली है, इसी प्रकार से यहाँ यूआईटी सीकर है, या यूआईटी आज भी हैं। तो ये कॉलोनियाँ डेवलप करती हैं, कॉलोनी डेवलप करने के बाद में नगर परिषदों को हैंड ओवर करती हैं, तो नगर परिषद जो है उनको टेक ओवर करती है। तो लेकिन वो टेक ओवर कैसे किया जाएगा, कैसे उनको किस प्रकार से किया जाएगा, इसमें
यहाँ जयपुर का मुझे ध्यान है कि जब जेडीए ने क्या है कि 536 कॉलोनियां विकसित की और 536 कॉलोनी हावी, मतलब ये 2019-20 की बात है, तो उसमें 536 कॉलोनी विकसित करके नगर निगम को सौंपी। तो नगर निगम को सौंपने के बाद इसमें जितने भी जो संपत्तियां थी उसका डिस्पोजल करने का अधिकार किसके पास आ गया? नगर निगम के पास आ गया। अब तक तो जेडीए कर रही थी उसका संपत्ति, जितनी भी संपत्ति डिस्पोजल, जो भी संपत्ति उसमें अवशेष सब रह गई हैं, तो उन संपत्ति जो अवशेष रही हैं उनका नगर निगम, इन 536 कॉलोनियों का नगर निगम जयपुर डिस्पोजल कर रहा है। ये मैंने आपको उदाहरण बताया, और भी मैंने आपको इसमें उदाहरण आपको बताऊंगा कि इसमें मैंने आपको बताया कि हेलो, नमस्ते। हाँ, मैं यहाँ कोई कोचिंग क्लासेज में था। हाँ, ठीक। तो मैं थोड़ी देर बाद में बात करूँगा, ठीक है ना? ठीक। तो ये मैंने आपको बताया कि कोई भी नगर पालिका किसी भी अन्य प्राधिकारी, अभिकरण या व्यक्ति द्वारा विकसित की कोई स्कीम है या कॉलोनी तब तक ग्रहण नहीं करेगी जब तक कि कोई योजनाएं हैं, वो योजनाओं का नगर पालिका द्वारा अग्रिम तौर पर अनुमोदित न कर दिया गया। पहला तो शर्त यह होगी कि वो नगर पालिका से अग्रिम रूप से उस योजना का अनुमोदन कराए। दूसरा, जो भी स्कीम या कॉलोनी है उसमें एग्जिस्टिंग लॉ और नियमों के अनुसार या जो उपविधियां उन उपविधियों के अनुसार होनी चाहिए। यानी अगर उसके जो स्कीम है, जो कॉलोनी है, जो विद्यमान जो लॉ है उसके और जो नियम बने हुए हैं या जो उपनियम बने हुए हैं उसके अनुसार यदि वो नहीं है तो नगर पालिका उसका ग्रहण नहीं, उस कॉलोनी को ग्रहण नहीं करेगी। ये जरूरी है, कहने का मतलब ये जरूरी है। इसके बाद इसमें ये मैंने आपको बता दिया कि नगर पालिका का जब भी वो जो सुख सुविधाएं, जो धारा मैंने आपको अभी 198 में बताई थी, सुख सुविधाओं से मेरा तात्पर्य मैंने बताया था भाई, जो सड़कें हैं, पुल हैं, या खेल के मैदान है, उद्यान है, पार्क हैं, इसी प्रकार से कोई सीवरेज है, ड्रेनेज है, या जल आपूर्ति, जलापूर्ति है, विद्युत आपूर्ति है, गैस आपूर्ति है, इसी प्रकार से कोई सड़कें हैं या उसमें कोई पब्लिक वर्क्स है या सफाई के कार्य संबंधित, ये जितनी भी पब्लिक जो मतलब इसमें एमिनिटीज हैं, सुख सुविधाएं हैं, ये आपको मैंने धारा 198 में बताया था अभी। तो वो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। वो नगर पालिका ये देखेगी कि इस कॉलोनी में जो कॉलोनी विकसित की गई है, डेवलप्ड की गई है, उसमें नगर पालिका अपनी संतुष्ट होगी नगर पालिका कि ये जो सुख सुविधाएं हैं जिसका उपलब्ध उस कॉलोनी में उपलब्ध करा दी गई हैं, और यदि उसमें कोई कमी है तो कमी के संबंध में तो उनको सुधार करने के लिए उसको कहा जाए। यदि वो नहीं करता है तो उस कमी को सुधारने के लिए जो चार्जेस लगेंगे वो चार्जेस नगर पालिका को उसको उस कॉलोनी विकसित करने वाले को भुगतान करना होगा, तब जाकर वो कॉलोनी लेगी। और साथ में उसके जो भी मालिकाना हक है, मालिकाना के सबूत देने पड़ेंगे उस स्कीम के संबंध में, उसकी योजनाएं देनी पड़ेंगी, उसका जो डिटेल्स विवरण है वो बताने पड़ेंगे, डिजाइन बताने, ये सब उसमें उसके सब संलग्न करते हुए इस प्रकार से सारा जो रिकॉर्ड है, इससे रिलेवेंट जो भी रिकॉर्ड है वो नगर पालिका को प्रस्तुत कर दिए जाए, तब जाकर नगर पालिका इस संबंध में कॉलोनी को ग्रहण करेगी। नगर पालिका इसके पश्चात क्या होगा, जब कॉलोनी ग्रहण कर लेती है नगर पालिका, तो उसमें ये मैंने आपको बताया था कि नगर पालिका जो समस्त संपत्तियां हैं, यानी इस स्कीम के प्रावधानों के अनुसार कॉलोनी में जो सम्मिलित समस्त जो संपत्तियां उसको डिस्पोजल के पूरे अधिकार किसको होंगे? नगर पालिका को, जिसको नगर पालिका उसने हैंड ओवर कर लिया। नगर पालिका ने हैंड ओवर करने के बाद में जितनी भी उसमें संपत्तियां हैं उनको डिस्पोजल करने का अधिकार किसको होगा? नगर पालिका को होगा।
ये मैंने आपको बताया कि अभी जैसे मैंने उदाहरण भी दिया, जेडीए ने 536 कॉलोनियां विकसित करके नगर निगम जयपुर को सौंपी है। तो नगर निगम ने उसमें जो भी संपत्तियां अवशेष थी तो वो उसका डिस्पोजल कौन कर रहा है? नगर निगम जयपुर कर रहा है। आज ये वर्तमान में जैसे मान लीजिए उसमें कोई एग्रीकल्चर लैंड थी, एग्रीकल्चर के जो पट्टे जितने नगर उसने जेडीए ने दे दिए वो दे दिए। इसके पास जो जन भूमि के पट्टे, जन भवन के भूमि भवन के पट्टे रह गए शेष, उनको पट्टे अब कौन दे रहा है? नगर निगम जयपुर दे रहा है। या अन्य कोई जैसे मान लीजिए खांचा भूमि बच गई या स्टे प्लॉट बच गए, तो वो सब का डिस्पोजल कौन करेगा? नगर निगम जयपुर करेगा। अब जेडीए ने तो कॉलोनी सौंप दी विकसित करके, तो वो अब कौन करेगा? नगर निगम जयपुर, और कर भी रहा है। इस प्रकार उसमें जो भी कार्य जैसे नाम हस्तांतरण करना है या सब डिवीजन करना है या रिकॉन्स्टिट्यूशन करना है, ये सब काम नगर निगम करेगा। ये मैंने बताया। और जो भी स्कीम्स को या स्कीम है या कॉलोनी है और जो सुख सुविधाएं जो नगर पालिका द्वारा ग्रहण कर ली गई है, टेक ओवर कर ली गई है, वो क्या हो गया? नगर पालिका की संपत्ति हो जाएंगे। ये नगर पालिका संपत्ति में नीत होगी, यानी वेस्टेड हो जाएंगे। उसमें नगर पालिका में वो संपत्तियां जितनी भी है, सुख सुविधाएं हैं या जो स्कीम्स है कॉलोनी, वो नगर पालिका में नियत हो जाएंगी। अब मैंने आपको इसमें उदाहरण दूं एक, इसमें जब मैं नगर परिषद टोंक में कमिश्नर के पद पर जब पदस्थापित था, तो मेरे पास हाउसिंग बोर्ड के एक्शन आया कि भाई ये हाउसिंग बोर्ड की जो कॉलोनी है इसको हमने डेवलप कर दिया है, अब ये कॉलोनी आप हम आपको हैंड ओवर करना चाहते हैं, आप इसको टेक ओवर कर लें। मैंने कहा भाई हम इस प्रकार से टेक ओवर नहीं करेंगे तब तक कि जब तक कि इसमें देख लें, निरीक्षण करेंगे हम, और निरीक्षण करने में हमें लगेगा कि हमें हमारा समाधान हो जाएगा, हम संतुष्ट हो जाएंगे कि जो ये कॉलोनी आप द्वारा डेवलप की गई है, इस कॉलोनी में जो सुख सुविधाएं हैं वो पूरी उपलब्ध करा दी गई हैं, नहीं करा दी गई हैं, जो भी सुख सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई हैं कि नहीं कराई हैं। साथ में ये जो कॉलोनी आपने डेवलप की है या जो आपने इसको विकसित करके हमें सौंप रहे हो, तो इसमें जो भी नियम बने हुए हैं हमारे, इसमें राज्य सरकार के जो शासन विभाग के जो नियम उपनियम बने हुए उसके अनुसार इसका जो विकसित किया गया नहीं किया गया, ये हम सुनिश्चित करेंगे। उसके पश्चात हम कॉलोनी को टेक ओवर करने की बात करेंगे। साथ में वो जो एक्शन था वो क्या हुआ कि कुछ उसमें कमियां होंगी, हमने तो देखा नहीं था। उसने 80 लाख का चेक भी लेके आया था, वो 80 लाख का एक चेक लेके आया था कि भाई ये जो इसमें कमियां हैं इसके संबंध में आगे जो आप इसका रख रखाव करेंगे, कॉलोनी का जो मेंटेनेंस करेंगे, उसके हम आपको 80 लाख रुपए का चेक दे रहे हैं। वैसे इसमें पहले क्या था कि जितने भी जो उसमें जो संपत्तियां हैं वो उसने कहा कि हमारी, मैंने कहा नहीं, संपत्ति तो मैंने कहा जो भी संपत्ति इसमें शेष रह रही हैं वो अब नगर परिषद की होंगी, और ये मैंने कहा स्पष्ट प्रावधान है नियम में, हम इसका जो संपत्तियां शेष रही हैं उसका डिस्पोजल अब टेक ओवर नगर परिषद करेगी, तो फिर संपत्ति का जो डिस्पोजल है वो भी नगर परिषद ही करेगी। तो हमने उसको हमारे उसके मतलब इस बात में सहमति नहीं हुई, और सहमति नहीं तो वो एक्शन फिर कलेक्टर साहब के पास गया और जिला कलेक्टर ने मेरे को बुलाया कि भाई इस प्रकार से आप ये कॉलोनी क्यों नहीं टेक ओवर कर रहे हो, क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हो। मैंने कहा सर इसमें ये नियम है, ये प्रावधान है, और ये प्रावधानों की पूर्ति ये हाउसिंग बोर्ड वाले नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति जब तक ये प्रावधान की पूर्ति नहीं करेंगे तब तक हम कॉलोनी टेक ओवर नहीं करेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे। तो फिर उसके पश्चात हाउसिंग बोर्ड ने उस कमियों को दूर किया, यानी उनमें जो कमियां थी जो नगर परिषद ने बताई थी उन कमियों को दूर भी कुछ किया, कुछ नहीं किया, और फिर भी कमियां उसमें रह गई थी। तो फिर उसने क्या हुआ कि वो जो 80 लाख का जो चेक था उसकी बजाय उसने 1 करोड़ का चेक बना दिया कि भाई अब हम उसका 20 लाख और रुपए दे देंगे। तो फिर खैर मेरा तो मतलब फिर बाद में ट्रांसफ़र हो गया था,
दूसरे जो भी कमिश्नर थे उन्होंने क्या लेकिन मैंने कॉलोनी को टेक ओवर नहीं किया, क्योंकि जब मुझे उसमें मेरा ये समाधान वगैरह मैं संतुष्ट नहीं था। मैंने देखा कि उसमें ये जो सुख सुविधाएं हैं इनमें कमी है। यदि आज हम इस कॉलोनी को नगर परिषद टेक ओवर कर लेगी तो जितनी भी जिम्मेदारी ये टेक ओवर करने के बाद में सारी जिम्मेदारी नगर परिषद की हो जाएगी। नगर परिषद को जो भी इसमें सफाई व्यवस्था है, लाइटिंग व्यवस्था है या सड़कें वगैरह हैं या जो भी कुछ निर्माण कार्य विकास कार्य होने, वो सब विकास कार्य जिम्मेदारी नगर परिषद की आ जाएगी। तो इस प्रकार ये मैंने आपको एक उदाहरण से द्वारा समझाया कि किस प्रकार से हमने ये धारा 199 में जो प्रोविजन है इसके संबंध में मैंने आपको बताया।